नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों 1947 यानी वो साल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। मुझे नहीं लगता यहाँ मुझे दोहराने की ज़रूरत है कि कितनी मुश्किलों और मशक्क़तों के बाद ये आज़ादी हम लोग को मिली थी। लेकिन एक चीज़ साफ है कि इस दिन काफ़ी लोग के मन में एक नई उम्मीद जगी होगी कि आगे आने वाले टाइम में हमारा देश भी तरक्की करेगा और हम लोग को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक नए देश के सामने चैलेंजेस भी काफ़ी होते हैं। वो सब चैलेंजेस होने के बाद एक चैलेंजेस इंडिया के सामने ये भी था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं थी। यानी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के लोग थे, उनके कल्चर अलग थे, रहन-सहन अलग था, उनका स्वभाव अलग था। इन सबको एक साथ लेके चलना और ऐसे भारत का निर्माण करना कि जिसमें सबकी भागीदारी हो, ये कम मुश्किल काम नहीं था। कई वेस्टर्न थिंकर्स ने ये भी बोला कि इंडिया जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। इसमें इतनी विभिन्नता है या फिर इतनी चैलेंजेस हैं कि ये देश ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद समय-समय पे हमारे देश ने इनको गलत प्रूव किया है कई अवसर पे। सबसे पहला अवसर था जब देश में पहला इलेक्शन कराया गया। जिस समय कई यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं था, उस समय इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया गया। यानी कि एक उम्र के ऊपर जितने भी लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको वोटिंग राइट्स दी जाएगी। सबको वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। और ये इलेक्शन एक तरह से तमाचा होता है उन वेस्टर्न थिंकर्स के मुंह पे जो ये कहते थे इंडिया एज अ कंट्री कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर आता है 1964 का साल जब सबके प्रिय नेहरू जी का देहांत हो जाता है। जितनी आसानी से जो पावर है वो ट्रांसफर होता है नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को, ये इस समय दिखाता है कि आज डेमोक्रेसी की जड़ इंडिया में कितनी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसको आज तक आजाद भारत के इतिहास में एक कलंक की तरह देखा जाता है। होता क्या है कि 1975 में कई कारणों की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी को इमरजेंसी लगाने का सुझाव देती हैं, जिसके बाद देश में इमरजेंसी लग ये इमरजेंसी होती क्या है, क्या कारण थे जिनकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद क्या हुआ और कैसे इससे क्या सीखने को मिला, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों 1966 में हमें पता है कि शास्त्री जी का रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस में और देश में एक सवाल उठ खड़ा होता है कि अगला पीएम या अगला लीडर कौन बनेगा। इंदिरा गांधी जो कि मिनिस्टर भी रह चुकी होती हैं शास्त्री जी के कैबिनेट में और कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी होती हैं, इनको इनके शांत और सुशील स्वभाव की वजह से गूंगी गुड़िया का नाम दिया जा चुका था। तो उस समय के कांग्रेस के जो सीनियर लीडर होते हैं उनको लगता है कि अगर इंदिरा गांधी जी का नाम आगे दिया जाता है तो ये जिंदगी भर हमारी पपेट बनी रहेंगी और देश का पीएम एक पपेट होगा और असली पावर हमारे जेब में होगी। तो ये सोच के इंदिरा गांधी जी को देश का नया पीएम बनाया जाता है 1966 में। और इस समय देश की आर्थिक हालत यानी इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो ये बहुत दयनीय थी। दरअसल 1960 का पूरा दशक ही इंडिया के लिए एक तरह से डार्क एज था। 1962 और 1965 की जंग ने सरकारी खजाने पे काफी बड़ी चोट की थी। उसके बाद लगातार सूखा पड़ने की वजह से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो काफी कम हो चुका था। देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था और एक्सपोर्ट करने के लिए देश के पास कुछ था नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो चुका था और इन सब की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत गिर चुका था। इन सब के बीच इंदिरा गांधी जी को देश की कमान मिलती है और जिसके ठीक एक साल बाद दोबारा इलेक्शन होने वाला होता है। ये इलेक्शन कांग्रेस के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि ये पहला इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस बिना नेहरू जी के कंटेस्ट कर रही थी। तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, एक बार फिर कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की जितने सीट मिलती हैं ये अब तक की सबसे कम सीटें होती हैं। ये रिजल्ट एक तरह से एक सिग्नल की तरह होता है कि काफी ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन है देश में, जिसको सुधारने के लिए इंदिरा गांधी जी को कई बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। ये स्टेप्स उनको जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे उनके खिलाफ लाके खड़ा कर देता है। दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ने लगती है, जिसका रीजन साफ था कि गूंगी गुड़िया को ये समझ में आ गया था कि बिना असर्टिव हुए काम नहीं चल पाए। इसके बाद बहुत चालाकी से इंदिरा गांधी इस पॉलिटिकल डिफरेंस को आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की इमेज दे देती हैं। कई ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, कई ऐसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे सरकार का जो लेफ्ट ओरिएंटेशन यानी कि सोशलिज्म की तरफ झुकाव साफ झलकता है। जैसे कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन
नेशनलाइजेशन करना हो गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन करना हो गया, और या फिर अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग लगाना हो गया, ये सब ऐसे बताए जाते हैं कि गरीबों के भलाई के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है। और आज जैसे मोदी जी या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलने के बराबर हो जाता है, वैसे ही इंदिरा गांधी उस समय अपनी इमेज ऐसी बना देती हैं, उनके खिलाफ बोलना गरीबों के हित के खिलाफ बोलने के बराबर हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से इंदिरा गांधी जी या दो पावरफुल ग्रुप को अपना दुश्मन भी बना लेती हैं। एक ग्रुप होता है पुराने और एक्सपीरियंस कांग्रेस लीडर का, जो कि इंदिरा गांधी से उम्मीद रखते थे कि वो हमेशा हमारी पपेट बन के रहेंगी, और दूसरा ग्रुप था बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपतियों का, जो कि इस डिसीजन से नाखुश थे, जो कि सोशलिज्म की तरफ झुकाव गवर्नमेंट का देख के खुश नहीं थे। एक ही पार्टी के अंदर दो फैक्शन में बटे कांग्रेस डिवीजन तब क्लियर हो जाता है जब 1969 में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है। होता क्या है, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही होती है एन संजीवा रेड्डी को, और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं ये विप भी निकालते हैं कि कांग्रेस के सारे मेंबर इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी इसके खिलाफ होती हैं और उनका सपोर्ट होता है वीवी गिरी जी को, और बाकी कांग्रेस के मेंबर से भी वो अपील करती हैं कि सारे मेंबर अपने कॉन्साइज के अकॉर्डिंग वोट करें। जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वीवी गिरी जीत जाते हैं इलेक्शन और हमारे नए प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो पीएम को यानी इंदिरा गांधी जी को अपनी पार्टी से ही निकाल देते हैं। इसके बाद कांग्रेस दो ग्रुप में बंट जाता है। एक ग्रुप होता है इंदिरा गांधी जी का, जिसको कहते हैं कांग्रेस आर, और दूसरा ग्रुप होता है सीनियर लीडर्स का, जिसको कहते हैं हम लोग कांग्रेस ओ। इसके बाद अगला बड़ा चैलेंज इंदिरा गांधी जी को मिलता है 1970 में। क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो प्राइवेट पर्स है यानी कि वो अलावेंस, वो सुविधा जो पुराने राजा महाराजा नवाबों को दी जाती थी उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट में बिल भी लाया जाता है जो कि राज्यसभा में डिफीट हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है और राष्ट्रपति अध्यादेश से इसको कानून बनाने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये जो नवाब थे या राजा महाराजा थे पुराने, ये चले जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। यहाँ आप देखेंगे एक नया टसल क्रिएट होता है सिटिंग गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को इनवैलिड करार दे देती है तो पार्लियामेंट में एक नया अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, जिसके थ्रू जितनी भी रुकावटें आ रही थी इस प्राइवेट पर्स को अबॉलिश करने में, सबको मिटा दिया जाता है। ये अमेंडमेंट बिल पास भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी होता है, और फाइनली प्रिवी पर्स जो है वो अबॉलिश कर दिया जाता है। और 1971 वो साल होता है जब वो गर्व होता है अपनी आर्मी पे। दरअसल बांग्लादेश के इशू को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वॉर होता है 1971 में। काफी मूवी बन चुकी है इसके इर्द गिर्द। इस वॉर में पाकिस्तान की बहुत ही शर्मनाक हार होती है। इसके बाद लगभग 90,000 से ज्यादा सोल्जर पाकिस्तान के सरेंडर कर देते हैं। हालांकि वॉर इंडिया जीतती है, लेकिन इसकी वजह से काफी आर्थिक नुकसान होता है देश को, और इसके बाद यूएसए जो भी मदद दी जा रही होती है इंडिया को, सब रोक देता है। इतना अभी चल ही रहा होता है, जबकि 1973 में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ये सब बहुत तेजी से बढ़ने लगता है देश में, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन होता है हर जगह। प्रोटेस्ट होना, स्ट्राइक होना, ये एक तरह से आम बात हो जाती है दिल्ली के लिए। और गुजरात जहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार होती है, इसके जो सीएम होते हैं उनका नाम होता है चिमन भाई पटेल। इनके खिलाफ काफी करप्शन के चार्जेस होते हैं, प्लस जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है गुजरात की और पूरे देश की, उसके वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होके रोड पे आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड होती है कि चिमन भाई पटेल अपना रिजाइन दें और एक बार दोबारा इलेक्शन देश में। और ऐसा ही होता है 1975 में। प्रोटेस्टर्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो सीएम है उनको रिजाइन देना पड़ता है, और फाइनली जून के महीने में दोबारा इलेक्शन होता है। तो गुजरात के प्रोटेस्ट के शुरू होने के 2 ही महीने बाद बिहार में भी हम लोग देखते हैं काफी स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और इन प्रोटेस्टर्स की भी सेम डिमांड होती है कि जो कांग्रेस सरकार है बिहार में उसको डिसमिस किया जाए और दोबारा से इलेक्शन कराया जाए बिहार में। ये प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा रूप लेने लगता है, जिसके बाद इसका जो नेतृत्व है वो दे दिया जाता है जेपी नारायण जी को, और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया जाता है जेपी मूवमेंट। जेपी जी टोटल रिवॉल्यूशन यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, और 1975 में प्रोटेस्टर्स के साथ पार्लियामेंट की ओर मार्च करते हैं। ये रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। एक और प्रोटेस्ट इस समय देखने को मिलता है जो कि भले ही ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। होता क्या है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी जो
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल के चीफ होते हैं, वो ऐलान कर देते हैं स्ट्राइक, जिसके बाद जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो काम पे जाना बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से पूरी रेलवे जो है वो रुक जाती है। इन स्ट्राइक की डिमांड होती है कि जो वर्किंग कंडीशन है रेलवे मेंस की वो सुधारी जाए और बोनस और पे में इंक्रीज किया जाए। सिर्फ 20 दिन तक ये स्ट्राइक चलता है, जिसके बाद बिना किसी सेटलमेंट के ये स्ट्राइक खत्म हो जाता है। ये सब चल ही रहा होता है जब तक इंदिरा गांधी जी को जो सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है वो मिलता है जुडिशरी की तरफ से। दरअसल जो टसल है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में वो शुरू होता है सिर्फ एक सवाल को लेके। गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी भाग को अमेंड कर सकती है, जबकि जुडिशरी का कहना होता है कि गवर्नमेंट सारे पार्ट्स को अमेंड नहीं कर सकती, खासकर से जो फंडामेंटल राइट्स है उसको गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिवी पर्स को अबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और जिसकी वजह से दो और पावरफुल ग्रुप इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया। एक था राजा महाराजा और नवाबों का वो ग्रुप जो कि जिसको इस प्रिवी पर्स से फायदा मिलता था, और दूसरी तरफ थी जुडिशरी। पार्लियामेंट और जुडिशरी की इस लड़ाई को सुलझाने के लिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है केशवानंद भारती केस में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट कोई भी भाग कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, बस शर्त यह है कि ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है या नहीं आती है, ये इसका पावर भी कोर्ट अपने पास रखती है। तो एक तरह से कोर्ट इनडायरेक्टली अपने पास ये पूरी पावर रख लेती है कि वो किसी भी अमेंडमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ये कह के कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसके बाद गवर्नमेंट रिटेलिएट करती है। होता क्या है कि 1973 में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट होती है। अक्सर ये होता था कि जब भी कोई सीजीआई रिटायर करता है तो कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो बनते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार गवर्नमेंट एएन रे को जो कि सीनियरिटी के मामले में काफी नीचे थे और उनसे भी सीनियर जजेस थे कोर्ट में उनको सीजीआई बनाया दिया जाता है। ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि जो सारे सीनियर जज थे उनने गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दिया हुआ था। तो ये जो मूवमेंट था ये इलेक्टेड गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो कोल्ड वॉर था उसका जैनित वाला मूवमेंट था। इसके बाद कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा झटका देती है इंदिरा गांधी जी को। होता क्या है कि 1971 में इंदिरा गांधी जी रायबरेली से इलेक्शन लड़ती है और इनके खिलाफ उस समय इलेक्शन लड़ते हैं राजनारायण। ये केस कर देते हैं इंदिरा गांधी जी पे। इन्हें सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर्स की मदद ली थी अपने इलेक्शन को लड़ने में, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इसकी वजह से जो इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलती हैं और इंदिरा गांधी जी को खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए बोला जाता है। और फाइनली इस छोटे से इल्जाम के लिए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी में इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इनवैलिड करार दे देते हैं। इसका मतलब था कि अगले 6 महीने में अगर इंदिरा गांधी जी दोबारा इलेक्शन जीत के एमपी नहीं बन पाती हैं तो वो देश की पीएम भी नहीं रह जाएंगी। इसके बाद मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट पार्शियल स्टे लगा देता है। ये स्टे अब इंदिरा गांधी जी को एमपी बने रहने के लिए अलाउ करता है जब तक उनकी सुनवाई चलती है, लेकिन ये शर्त भी रखता है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। इसी बीच जो प्रोटेस्ट है वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बढ़ता ही रहता है और 25 जून 1975 को जो जेपी नारायण जी थे वो पुलिस और आर्मी से अपील कर देते हैं कि वो गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्डर को मानने से मना कर दे क्योंकि ये इलीगल गवर्नमेंट है। जिसका फायदा उठा के इंदिरा गांधी जी उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली जी को ये एडवाइस करती हैं कि वो आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, जिसकी वजह से देश में फिर इमरजेंसी लग जाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये आर्टिकल 352 है क्या, इसको भी जान लेते हैं। आर्टिकल 352 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश की सिक्योरिटी या देश के किसी एक सिक्योरिटी खतरे में है, वॉर की वजह से, एग्रेशन की वजह से या फिर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। जिसके बाद होगा क्या कि बहुत हद तक पावर आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट्स के पास पावर बहुत कम रह जाएगी। साथ ही साथ आम जनता के पास वो राइट्स, अधिकार और लिबर्टीज नहीं रह जाएंगी जो कि आम टाइम पे होती हैं।
इस इमरजेंसी के अलावा दो और अलग तरह की इमरजेंसी का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पूरा इमरजेंसी का टॉपिक एक अलग वीडियो का टॉपिक है, मैं बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। अभी आप खाली इतना समझ लीजिए कि जो इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद बहुत ज्यादा इमेंस पावर आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इमरजेंसी के बाद कई जो दिग्गज नेता थे अपोजिशन के, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, अटल बिहारी जी हो गए, जेपी जी हो गए, चंद्रशेखर हो गए, चरण सिंह, ये सब कुछ बड़े नाम है। और भी बहुत से नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री है, उनने अपने आप को किसी भी तरह अरेस्ट होने से बचा के रखा और जो लड़ाई थी आरएसएस की इंदिरा गांधी के खिलाफ को जारी रखा। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी जाती है। आरएसएस, जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है और इसके बहुत से लीडर और मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये इमरजेंसी के पीरियड में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिसके बाद एक कमीशन भी बनाई जाती है इस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो कमीशन भी इस बात को अफर्म करती है कि हाँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए थे इमरजेंसी के टाइम पे। कई जगहों पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो आम जनता थी उनको जबरदस्ती पकड़ के स्टेरलाइज कर दिया गया, उनका ऑपरेशन कर दिया गया ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके आगे। और ये कहना बिल्कुल ठीक है कि इमरजेंसी का पीरियड एक तरह से डार्क पीरियड था आजाद इंडिया के इतिहास पे। हालांकि इंदिरा गांधी जी का कहना था कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी इनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए और इन देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को खत्म करने के लिए, इसलिए ये इमरजेंसी लगाना जरूरी पड़ गया था उस समय। और कई इसके इमरजेंसी के जो सपोर्टर है वो ये भी कहते हैं कि आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री तरीके से गवर्नमेंट को पैरालाइज नहीं कर सकते। और प्रोटेस्ट करना ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट में अगर आप ये अपील कर रहे हैं देश के आर्म फोर्सेस से कि वो गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना बंद कर दे, तो ये गलत है। और लगातार चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से जो आम जनता थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और जैसे ही ये इमरजेंसी लगी, ये प्रोटेस्ट तुरंत बंद हो गए, जिसकी वजह से आम जनता बहुत ज्यादा खुश थी। एक और चीज देखने को मिली इमरजेंसी के टाइम पे कि जो गवर्नमेंट एजेंसी थी वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गई थी और जो गवर्नमेंट का फंक्शंस था वो उसमें काफी ज्यादा एफिशिएंसी आ गई। कई लोग इमरजेंसी को इसलिए सराहते भी हैं, इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो इसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो कहते हैं कि इस लेवल का ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं पहले नहीं देखा गया है। कई लोगों की झुग्गी झोपड़ी उखाड़ दी गई, कई लोग की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके उनके पास लाइफ में कुछ और मकसद नहीं रह गया जीने को। और कई ज्यादा अरेस्ट हुए, बिना वजह के अरेस्ट हुए, कई लोगों को पकड़ के जबरदस्ती स्टेरलाइज कर दिया गया ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो खतरा वो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी जी की कुर्सी को था, इसलिए उनने इमरजेंसी लगाई, जिसका खामियाजा पूरे देश को और गरीब लोगों को भुगतने को मिला। तो ये 21 महीने तक इमरजेंसी चलती है और फाइनली 21 महीने बाद इमरजेंसी हटा ली जाती है, जिसके बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। ये पहली बार ऐसा होता है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। हालांकि वो गवर्नमेंट भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, लेकिन इससे एक चीज साफ हो जाता है कि कांग्रेस से जो लोगों को उम्मीद थी पहले नेहरू जी के टाइम पे, वो बहुत हद तक कम हो चुकी होती है। यहाँ मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि उस समय के हिसाब से ये इमरजेंसी लगाना जरूरी थी या फिर इमरजेंसी को नहीं लगाना चाहिए, ये एक बहुत गलत स्टेप था? इसका आंसर मेरे को दीजिए कमेंट में। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इमरजेंसी से देखने को मिलते हैं, वो कि ये कि जितनी आसानी से इमरजेंसी के बाद जो नॉर्मल गवर्नमेंट है वो स्टेब्लिश होती है और अपना फंक्शन शुरू करती है, उससे एक चीज क्लियर थी कि जो डेमोक्रेसी है उसकी जड़ें इंडिया में बहुत मजबूत हो चुकी हैं। इंडिया से डेमोक्रेसी को ऐसे अचानक से हटा देना पॉसिबल नहीं है। सारी पावर होने के बाद भी मजबूरी में इंदिरा गांधी जी को 2 साल बाद इलेक्शन कराना पड़ता है, जिसके बाद वो इलेक्शन हारती भी हैं और जो वर्डिक्ट होता है लोगों का उसको एक्सेप्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें ये था कि जो आर्टिकल 352 है इसमें सुझाव करने की जरूरत है। दरअसल आज अगर आप ये आर्टिकल 352 देखें तो इसमें 3 ग्राउंड दी गई है इमरजेंसी लगाने के। पहला वॉर, दूसरा एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रेबेलियन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये जो आर्म्ड रेबेलियन वाला वर्ड है ये इसमें नहीं था, इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो वर्ड काफी ज्यादा वॉग था, काफी बड़ा टर्म था, किसी भी चीज को सिटिंग गवर्नमेंट इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देके उस पर इमरजेंसी लगा सकती थी, इसलिए इसको बदल के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। और भी बहुत चेंज लाए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसके बाद जिसकी वजह से जो इमरजेंसी लगाना है इसको थोड़ा कठिन बनाया जाए, इतनी आसानी से इमरजेंसी ना लगाया जा सके देश में फ्यूचर में। साथ ही साथ इमरजेंसी ने एक पॉजिटिव रोल ये प्ले किया कि कई लोगों को अपने राइट्स और लिबर्टीज का नॉलेज होने लगी।
कई लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गए। दो खैर जो भी हो, ये 2 साल से कम का पीरियड जो था, ये था जो देश के ऊपर एक कलंक की तरह है। आज भी ये पीरियड कई डिस्कशन, कई डिबेट का टॉपिक बना रहता है, और हाल ही में इस पे एक मूवी भी आ रही है। आपने अभी इसका फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ है, आपने देखा भी होगा इसको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मुझे इजाजत दीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे।